हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 14 जून के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है। और हम एक एक प्रश्नों पे सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, जो करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस हैं आज के दिन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी पीसीएस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, या फिर डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में, इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम्स है अगर उनको भी हम शामिल करें, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और हमारा ये प्रयास होता है एग्ज़ाम वॉरियर चैनल के थ्रू कि आपको रोज़ के डेली के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम डिस्कशन करें, जिससे आप छोटे छोटे एक समूह में 10-10 क्वेश्चन, जो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है कि आप 10 क्वेश्चन पे मतलब आधा घंटा समय दो और आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, एकदम से सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स आ जाएंगे और आप अपने आप को जब तक तैयार कर लो करंट अफेयर्स के रूप में, और आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है, कोट ऑफ द डे है, वो है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन आपके स्क्रीन पे है, ये भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई है, और इनका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। एक तरह से आप मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, एक बड़े वैज्ञानिक भी थे, एक बड़े शिक्षाविद भी थे। तो उनके अनुसार इनका जो कोट है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो फ्रेंड्स, सूरज की तरह चमकना सभी चाहते हैं। सभी को ये अपने मन में होता है कि मैं एक दिन कोई बड़ा काम करूँगा, या फिर मेरी एक बार प्रसिद्धि सूरज की तरह हो जाएगी जिसे पूरी दुनिया जानेगी। तो इसके लिए एक शर्त और भी है कि आपको सूरज की तरह जलना होगा। ठीक है, सूरज की तरह जलना सीखो। जैसे कि सूरज में कितना हीट होता है आप सबको पता है, तभी वो चमक पाता है। तो अगर आपको अपने प्रतिभा में, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और आपको उस परिश्रम के दौर में काफ़ी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप एक ऊंचाइयों को हासिल करोगे। तो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए ज़रूरत है तो डेडिकेशन की, एक कंटिन्यूटी की, और ढेर सारी मेहनत की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेहनत करने की आदत डालिए और निश्चित रूप से एक न एक दिन आप सूरज की तरह जरूर चमकोगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से जो आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात की जा रही है। ये हर साल जो बॉलीवुड के जो फिल्म होते हैं उसमें बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेत्री और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है इरफान खान, दूसरा अजय देवगन, तीसरा आयुष्मान खुराना, और चौथा अर्जुन कपूर। ये सारे जो नाम हैं ये आपके भारतीय सिनेमा जगत से जुड़े नाम हैं। तो इसमें हमें पता करना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, वो है इरफान खान। और इरफान खान एक काफ़ी मजे हुए कलाकार थे भारतीय सिनेमा जगत के, जिसे आप सभी जानते हैं। इनके नाम को ऐसा नहीं है कि इनके नाम को और इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े मुझे, तो सभी को पता है इनकी जो अदायगी थी उससे ये
काफ़ी लोगों को अपने जो भी सीन्स करते थे उसमें ये जान डाल दिया करते थे और अपनी अदायगी का लोहा इन्होंने काफ़ी समय तक मनवाया था। और दुख की बात ये है कि अभी कुछ महीनों पहले इनका देहांत हो गया और हमने एक इस तरह के उम्दा कलाकार को खो दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा इरफान खान। अगर हम इरफान खान की बात करें, इनके करियर की बात करें, तो ये दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। ये जो सम्मान इन्हें दिया गया है, ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? कभी कभी प्रश्न आपको ऐसे पूछ दिए जाएंगे जो सीधे सीधे ना होकर उसे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे कभी आपको फिल्म का नाम भी पूछ दिया जाएगा जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इस फिल्म का नाम है अंग्रेजी मीडियम। इसमें इन्होंने काफ़ी उम्दा अभिनय किया था जिसके लिए इन्हें 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। और साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ये होता है फ्रेंड्स जिनको अपने आजीवन काल के लिए, जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत के लिए अगर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। और इस अवार्ड को उनके बेटे ने उनके बिहाफ पे ग्रहण किया था क्योंकि वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इनका नाम कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न हमेशा आपके वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? जैसे यहाँ पे भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का मतलब है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बैंक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा आईसीआईसी बैंक, चौथा यस बैंक। तो इसमें जो सही जवाब है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में, अगर इसके हम गतिविधियों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम होते हैं, जिसे आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हो, मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे आप कहते हो, उसमें व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता इसे बनाया गया है और इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें फ्रेंड्स लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस बैंक ने जिस तरह की अपनी गतिविधियां की है और सहयोग देने का काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक को इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक की श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप नया वाहन कोई खरीदने जा रहे हैं और आपके पास पहले से कोई, अगर हम बात करें कि 15-20 साल 25 साल पहले की अगर कोई वाहन आपके पास है तो उसका स्क्रैप सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। स्क्रैप सर्टिफिकेट का मतलब है कि अब वो सेवा में नहीं है, ठीक है, उसे अब आप यूज करना छोड़ दिए हो, वो एक स्क्रैप के रूप में है। स्क्रैप मतलब होता है कि जो अगर हम बात करें तो कबाड़ के सेंस में या भंगार के सेंस में जानते हैं कि अब वो यूज में नहीं है। तो उसका सर्टिफिकेट आप अगर बनवाते हो और खरीदने से पहले उसे आप जमा करते हो तो आपको कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 25%, तीसरा 35% और चौथा 10%। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है 25%। इसमें आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट जब आप दिखाओगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो योजना लाई जाती है उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जैसे कि अगर पुराने वाहन हैं जो ज़्यादा समय से चलाए जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो स्क्रैप सर्टिफिकेट जो व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% की रियायत की बात की जा रही है,
उसी तरह से अगर हम वाणिज्यिक वाहनों की बात करें तो उसमें 15% की रियायत आपको दी जाएगी। तो व्यक्तिगत वाहन की अगर हम बात करें तो इसमें कर रियायत 8 साल तक के लिए ली जा सकती है। और वाणिज्यिक वाहनों की बात करें जिसका हम कमर्शियलाइज तरीके से यूज करते हैं, कमर्शियल रूप में यूज करते हैं, तो इसकी अवधि 15 वर्ष तक की है। तो इस अवधि की जो गणना की जाएगी ये पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि स्क्रैप सर्टिफिकेट इस तरह की योजना क्यों लाई गई। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जितने भी पुराने वाहन होते हैं जो 15 साल 20 साल 25 साल पहले के हैं और वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं और उसके बाद वो प्रदूषण में भी उनका बहुत सारा योगदान होता है और पर्यावरण को उससे क्षति पहुँचती है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस तरह का प्रावधान लाया गया कि आप अगर स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करोगे तो आपको इस तरह की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न जो कॉरपोरेट सेक्टर से होते हैं, इकोनॉमी सेक्टर से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स हो। तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें, ये बहुत अच्छी पहल है इस राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ पे भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। किसके लिए? तो पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स भारत में जैसे कि अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी आबादी है हमारी, यहाँ पे हम एक मनुष्य को सही चिकित्सा नहीं दिला पाते हैं, कहीं कहीं ऐसी जगहों पे या वो वंचित रह जाते हैं। और यहाँ पे हम पशु स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, वो उनके पास कोई आवाज़ नहीं है कि वो अपने कष्ट को आपके सामने बयां कर पाएँ, तो उनके लिए, एक पशुओं के लिए, क्योंकि वो भी एक जीव हैं, उनके प्रति एक तरह से एक बहुत बड़ा एक काम है उनके प्रति दया दिखाने के लिए, और जिनका हम इस्तेमाल भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस तरह की घोषणा करने वाला वह राज्य कौन है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, इस तरह का पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की पहल है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो काफ़ी समय से जानवरों की मदद के लिए नए नए स्टेप्स, नए नए योजनाएं लेकर आती है। और अगर इस प्लान की बात करें, इस योजना की बात करें, तो इसके तहत राज्य में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है, इनकी योजना है। और इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस में रखे किट से ऑन द स्पॉट पशुओं का इलाज किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो पशुओं के प्रति, जो जिनके पास वो आवाज़ नहीं है, अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, अपने दुखों को वो आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते, तो उन बेजुबान जानवरों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंधु आयोग की। तो सिंधु का सेंस यहाँ पे, सिंधु जब हम नाम लेते हैं तो आपको मन में जो एक भाव आता है वो एक सिंधु नदी को लेकर आता है, ठीक है, इस नाम से यही प्रतीत होता है। तो ये सिंधु नदी, अगर आप इसमें स्मार्ट गेस करोगे तो सिंधु नदी पे जो आयोग बना है वो भारत और किस देश के मध्य है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चाइना और चौथा रसिया। तो जाहिर सी बात है कि जो सिंधु नदी है, आप सभी अपने स्कूल में पढ़े होंगे या फिर अगर ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के रीजन से, मानसरोवर लेक जो है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है और वो भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है पंजाब के रास्ते। तो अगर हम इस श्रृंखला की नदियों की बात करें तो इसमें 5 नदियां जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी अगर हम बात करें, उसकी नाम की बात करें तो वो है सिंधु, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। ये 5 नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं और इसमें काफ़ी सारा जल क्षेत्र आता है जो भारत से पाकिस्तान की ओर जाता है। तो सिंधु नदी पे आयोग की बात हम कर रहे हैं जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी तो सिंधु जल समझौते के नाम से भी इसे आप जानते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि जो संपन्न हुआ था 1960 में, उसके कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। और सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा, ऐसा निश्चय किया गया था। अब फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ और एडिशनल हम अगर फैक्ट्स जोड़ने की बात करें तो सिंधु जल संधि जो 1960 में संपन्न हुआ था वो नदियों के जल वितरण के लिए हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नदी है वो सिंधु नदी है और विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता का कार्य किया था। जो सिंधु जल संधि की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो उसने मध्यस्थता का काम किया था, मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। और ये समझौते पे हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो 1960 की दशक की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्रधान राष्ट्रपति अयूब खान थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। इसमें इन सब फैक्ट्स को आप शामिल करें जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हम पीसीएस एग्जाम्स की बात करें या फिर वनडे एग्जाम्स की बात करें तो इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये सिंधु आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच जल के वितरण से संबंधित ये आयोग है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स ये WWE वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट इंक है ये, ठीक है। WWE का नाम आप सभी अक्सर जानते हो और आप टेलीविज़न पे वगैरह देखते होंगे कि WWE का फाइट चल रहा है, तो उसमें रेसलिंग को एक इंटरटेनमेंट के रूप में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट है। ये अमेरिकन बेस्ड एक इंक है, एक कंपनी है, मीडिया है जो ये ऑर्गेनाइजेशन कराती है। तो इसमें भारतीय वह कौन से भारतीय रेसलर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला है द ग्रेट खली, दूसरा सुशील कुमार, तीसरा बजरंग पूनिया और चौथा योगेश्वर दत्त। तो इसमें जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को भारतीय रेसलर हैं ये और इन्हें हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है WWE के द्वारा। और अगर हम खली की बात करें तो ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से हैं और इनका मूल नाम है दिलीप सिंह राणा, जिन्हें हम द ग्रेट खली के रूप में जानते हैं। इन्हें हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया है। और द ग्रेट खली के साथ साथ एक अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। एक खली और एक केन नाम के जो अंडरटेकर हैं, जो ये WWE ये जो प्रतिस्पर्धा कराई जाती है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट इंक के द्वारा, तो इन दोनों को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है हाल ही में। और अगर हम खली की बात करें तो द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। खली की जब हम करियर की बात करते हैं तो ये WWE जैसे इवेंट्स में 2006 में इन्होंने अपना पदार्पण किया था। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के मिसलेनियस सेक्शन के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर PCS एग्जाम्स की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के जो रिकॉर्ड, इस तरह के जो साहसिक कार्य किए गए हैं भारतीय पर्वतारोहियों के द्वारा, जो इंडियन एक्सपीडिटर होते हैं, जो अगर हम बात करें तो ये पहाड़ों पर एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं और उस दुरूह स्थिति में, उस तरह के विषम परिस्थिति में ये 24 घंटे रुक कर इस तरह का कीर्तिमान बनाया है। तो फ्रेंड्स हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। पहला ऑप्शन है रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, दूसरा है राहुल सचदेवा और अनिल त्यागी, तीसरा है मोहन अग्रवाल और अनुज कुमार और चौथा है संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह। तो ये शख्स जो भारतीय पर्वतारोही हैं उनका नाम है रोहतास खिलेरी और अनु यादव। इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है जो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किलिमंजारो की, उस पे इन्होंने 24 घंटे रुककर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। तो अगर हम पर्वतारोही रोहतास की बात करें तो ये हिसार के गांव से बिलोंग करते हैं जो हरियाणा में स्थित है। और अगर हम अनु यादव की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फतेहाबाद से।
और रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस सेगमेंट में आता है, जिससे खास करके अगर हम बात करें तो वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में, अगर हम बात करें जेपीएससी की, बीपीएससी की या फिर यूपीपीसीएस की, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें पर्वतारोहियों का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है कि ये एक डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चन है और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री डायरेक्ट का एक सर्वे है, एक स्टडी है, जिसके अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा रूस, तीसरा चाइना और चौथा भारत। तो मैं आपको सही जवाब बता दूं दोस्तों, तो सही जवाब है रूस। रूस की जो सेना है, रूस की अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। और इस क्रम में जो मिलिट्री डायरेक्ट की जो रिपोर्ट आई है, जो स्टडीज़ इनके द्वारा किया गया है, ये एक रक्षा मामलों की एक वेबसाइट है जिसके द्वारा इस तरह का अध्ययन किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना जो है वो चाइना की है, जबकि भारत चौथे स्थान पे। यहाँ पे मैं कुछ संशोधन करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो है चाइना। यहाँ पे सही जवाब चीन है कि चाइना की जो सेना है वो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना के रूप में मानी जाती है। और ये एक अध्ययन के मुताबिक अभी ये हमें पता चला है, हाल ही में जो सर्वे हुआ है, जो एक स्टडी आपके सामने आई है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत उसमें चौथे स्थान पे है। इस स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है। और इस अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे रूस का स्थान है और चौथे नंबर पे भारत का स्थान है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली ये कि दुनिया की सबसे जो ताकतवर सेना है वो चाइना की है और भारत का स्थान उसमें चौथा पोजीशन पे है पूरे विश्व में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। इस तरह के आंकड़े और रैंकिंग के से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 9वां प्रश्न, सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह कौन सी अफ्रीकी कंट्री है, वह कौन सा अफ्रीका का देश है जो पूर्वी अफ्रीका में है और वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा केन्या, तीसरा सोमालिया और चौथा रवांडा। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, वो है तंजानिया। तंजानिया जो पूर्वी अफ्रीकी देश है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो भी एक अफ्रीकी देश की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सामिया हसन ने देश के संविधान को बरकरार रखने के लिए अपना शपथ ग्रहण किया और पद और गोपनीयता को इनको शपथ दिलाई गई है। और इससे पहले 61 साल की सामिया हसन देश की उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि तंजानिया वो पूर्वी अफ्रीकी देश है जहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है किसे, तो सामिया सुलूह हसन। इनका नाम भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में नाम भी पूछ दिए जाते हैं और उस देश का भी नाम पूछ दिया जाता है। पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम पूछ दिया जाएगा और उस देश का भी नाम पूछ दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में ये सार्वजनिक वितरण, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है जिसमें हम अनाजों का आवंटन करते हैं, तो उसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसका ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है मेरा राशन ऐप, दूसरा ऑप्शन है मेरा घर संसार, तीसरा ऑप्शन है मेरा खाद्य ऐप और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से ये हाल ही में लॉन्च किया गया ऐप है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो
तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्हें खाद्य सामग्री देने के लिए एक सुनिश्चित एक योजना बनाई गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो अपना जो नेटिव विलेज होता है या उनका जो नेटिव स्टेट होता है उसको छोड़ के वो अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं अपनी रोजी रोटी के तलाश में। तो उस तरह के जो मजदूर हैं उनको इस तरह जो योजना जो लॉन्च की गई है खाद्य और उपभोक्ता मामले के साथ मंत्रालय के द्वारा, जो एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। इसके थ्रू उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और इस ऐप के ज़रिए ऐसे मज़दूरों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उन्हें अनाज और खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वो कहीं भी रहेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा जो उसकी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो एक तरह से ये उसी योजना का एक हिस्सा है मेरा राशन ऐप। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि मेरा राशन ऐप का संबंध किससे है, तो वो प्रवासी मजदूरों से इसका संबंध है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और समझा होगा। तो हमने आज टॉप 10 करंट अफेयर्स को डेली का डोज 14 जून के नाम से डिस्कस किया और इसकी चर्चा की, जो आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और एग्ज़ाम वॉरियर परिवार को और बढ़ाने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने जानने वाले लोगों में बताएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा बने और वो इससे लाभ उठा सके, इससे लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल हाजिर होंगे आपके समक्ष डेली के डोज के नाम से टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।